ये चलते हैं आज की इस वीडियो में पहले ही क्वेश्चन से, बिना किसी सब्सक्राइब के, लाइक और शेयर के। पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि न्यूटन किस प्रणाली में बल की इकाई है। तो आप सभी को पता होगा कि जो एमकेएस प्रणाली होती है उसमें बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, और एक होता है एसआई पद्धति जिसमें भी न्यूटन जो होती है वो बल की माप होती है। इसमें केवल ऑप्शन ए सही होगा, एमकेएस। और ये सीजीएस जो होती है वो इससे कम लेवल की होती है। इसमें सीजीएस को सेंटीग्रेड और ग्राम सेकंड बोला जाता है, और एफपीएस को फुट पाउंड और सेकंड बोला जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जूल सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? बल, कोणीय संवेग, घनत्व, विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ये गलत हो गया। घनत्व जो होता है वो रो इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी कि द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। और जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। अभी हमने देखा था बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। और जूल सेकंड, यानी कि जूल क्या होता है? डब्लू इंटू टी। ये किसका मात्रक होता है? तो ये मात्रक होगा, सबसे पहले बात करें, ये मात्रक होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, कोणीय संवेग। घंटा जो होती है, जैसे कि एम्पियर किसकी है? विद्युत धारा की है। विद्युत धारा के लिए इसका प्रयोग आई का यूज करते हैं, यानी कि आई। घंटा के लिए टाइम टी। तो ये विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेकंड होता लेकिन घंटा है, इसलिए इंटू 60 इसका जो मात्रक होगा आवेश हो जाएगा। एक और पूछा जाता है कि एम्पियर घंटा जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। अब वो धारिता का मात्रक होता है, केवल इसको याद रखना, क्योंकि एक धारिता बराबर होता है 96,500 कूलाम आवेश। ये पूछा जा चुका है एयरफोर्स में। 7 नवंबर का पेपर था या सितंबर का था, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। किलोवाट घंटा किसकी मात्रक होता है? ये सबको पता होगा कि ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा होती है Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। यहाँ जो एस है वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। शक्ति जो होती है P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होती है शक्ति। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेल की विभवांतर की इकाई। देखो, विभवांतर जो होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो विभवांतर का जो मात्रक हो जाएगा वो जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन सी सही है। एम्पियर होगा नहीं, क्योंकि एम्पियर विद्युत धारा का होता है। और आई अपॉन आर ये होता है, वो आप देख लेना तोड़ के। बस क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि मंदन की इकाई। मंदन क्या होता है? त्वरण होता है। आप सभी को पता होगा कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी, ये होता है त्वरण। तो इसकी इकाई क्या होगी? वेग की क्या होती है? वेग की मीटर पर सेकंड होता है, और एक और सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू या E इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ये दो फार्मूले होते हैं, और भी फार्मूले होते हैं। एक होता है E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और एक होता है कि 1/2 पाई एप्सिलॉन ये लैम्डा अपॉन आर ये होता है। एक होता है E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, ये जब प्लेटें दी जाती हैं 2 एप्सिलॉन नॉट एकांक प्लेट के लिए। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। एफ का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। द्रव्यमान लंबाई तथा समय की मात्रक। द्रव्यमान लंबाई तथा समय की मात्रक है। देखिए, द्रव्यमान ये आपका मूल मात्रक है, लंबाई की बात करें ये भी मूल मात्रक है, समय ये भी मूल मात्रक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जो दूसरे मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, जैसे त्वरण। त्वरण किससे मिलकर बना हो जाता है? वेग और टाइम से। तो यहाँ पे ये किसी से मिलकर नहीं बने जाते, यानी कि ये मूल मात्रक हैं। और
एसआई मात्रक की बात करें तो ये एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम होता है, और लंबाई का मीटर होता है, और समय का सेकंड होता है। तो ये एसआई भी मात्रक नहीं है, इसीलिए द्रव्यमान, लंबाई तथा समय के मात्रक ही हो जाएंगे मूल मात्रक। और ये जो है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड या डायन सेंटीमीटर पर सेकंड किसका मात्रक है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं कि न्यूटन का मात्रक क्या होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है। मीटर यानी कि लंबाई अपॉन समय टी। अब जानते हो कि एफ इंटू एल या बल इंटू विस्थापन बोल सकते हो इसको। इसको बल बोलते हैं, इसको बल इंटू विस्थापन, इसको कार्य बोला जाता है। तो कार्य डब्ल्यू अपॉन टी ये किसका मान होता है, ये पी का मान होता है, शक्ति बराबर। तो इसमें जो मात्रक हो जाएगा वो शक्ति हो जाएगा। ऊर्जा अगर यहाँ पे केवल न्यूटन मीटर होता तो ऊर्जा हो जाता। बल आगुण क्या होता है, वो टाउ इक्वल्स टू एफ इंटू आर होता है, ये भी कार्य के ही बराबर होता है। और विद्युत धारा इसका कोई मतलब नहीं। 1 न्यूटन 10⁵ डायन होता है। 1 जूल बराबर 10⁵ अर्ग। कैसे कि एफ इंटू एस होता है 10⁵ पॉजिटिव के 10⁵2, तो टोटल 10⁵7 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे और एक अश्व शक्ति 740 वाट 1 न्यूटन 10⁵ डायन के होता है। ये अर्ग जिसका होता है वो आपका क्या होती है, वो आपकी कार्य होता है। अब है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। और देखिए वोल्टामीटर जो होता है ये आप कंफ्यूज मत होना, इसका प्रयोग विद्युत धारा नापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर जो होता है वो परिपथ में धारा मापने के लिए यूज होता है। अब सबसे पहले दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमीटर होता है। वोल्ट मीटर ये विभव होता है। अमीटर विद्युत धारा होता है। आप सभी ने समझ चुके होंगे। अब 13 में है कि साइमन किसका मात्रक है। तो देखो साइमन जो होता है वो आपका चालकता का मात्रक होता है साइमन। अब चालकता क्या होती है, चालकता होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहती है 1/r। इनमें में से किसकी मात्रक नहीं है, देखिए किसका मात्रक नहीं है, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव का मात्रक किसका नहीं होगा, जिसकी बीमा नहीं होगी। जैसे कि पृष्ठ तनाव का क्या होता है, T=F/r, इसका कुछ ना कुछ मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। और बात करें चालकता के, चालकता भी इसका भी मात्रक होता है। श्यानता इसका भी मात्रक होता है। श्यानता का फॉर्मूला होता है F=-NηA/dV/dx, या एक और फॉर्मूला होता है 6π∗RV। ये दो फार्मूला होते हैं जहाँ से हम नीटा ज्ञात कर सकते हैं। एक विशुद्ध प्रभाव भी होता है, उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा विकृति। विकृति क्या होता है, विकृति ΔL/L होता है। लंबाई में कुल परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि जूल तथा अर्ग किसके मात्रक है। सबसे पहले बात करें जूल और अर्ग जो होते हैं वो कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक हैं। जो CGS पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁵7 अर्ग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के मात्रक। देखो पृष्ठ तनाव के मात्रक T=F/r यानी कि न्यूटन प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें यानी कि F/s अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। और न्यूटन का डायन हो गया, मीटर का सेंटीमीटर, ये सभी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 है, 16 तक हम कर चुके हैं। 17 नंबर है कि ML−T-2 किसका मात्रक होता है। सबसे पहले दाब और प्रतिबल और यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों के मात्रक समान होते हैं। कैसे समान होते हैं, क्योंकि दाब का जो फॉर्मूला होता है P=F/A होता है। प्रतिबल का जो होता है, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो होता है F/A, ये भी होता है प्रतिबल का भी और दाब का भी, ये दोनों का सेम है। और बात करें यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति, और विकृति का कुछ होता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सभी सही है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा।
इसमें बोल रहा है कि दो राशियों की समान विभवांतर के दो राशियों कौन सी जो राशि है जो इस राशि में समान युग्म नहीं रखती है। जैसे कि बात करें बल और ऊर्जा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की विमा समान नहीं है। बल का न्यूटन होता है, ऊर्जा की जो होती है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। आवेग संवेग F इंटू डेल्टा टी बोला जा सकता है। आवेग क्या होता है? आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन होता है आवेग। और कार्य ऊर्जा की विमा समान होती है कोणीय वेग और आवृत्ति। आवृत्ति 1/t और कोणीय वेग जो होता है 2π/t, जिसमें 2π तो कांस्टेंट है, t हो गया 1/t यानी कि t इनवर्स दोनों का हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि ml/t-2 आप सभी को पता होगा कि ये बल का मात्रक है, याद कर रखा होगा, अच्छी बात है। याद नहीं कर रखा होगा तो निकालना भी जानते होगे। अब थोड़ा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको 650 क्वेश्चन करने। पानी का घनत्व होता है, देखो पानी का घनत्व जो होता है 1000, और घनत्व का मात्रक क्या होता है m/v, यानी कि ये जो होता है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और मीटर का जो आयतन निकालेंगे तो मीटर क्यू हो जाएगा। इनमें से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, F इंटू एस से न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। और बात करें W इंटू टी यानी कि वाट इंटू सेकेंड, ये भी सही है, लेकिन m/t ये कोई मात्रक नहीं होता ये किसी का भी, तो यही गलत है। अब है कि कमानीदार तुला से नापते हैं। देखिए कमानीदार जो तुला होती है, सबसे पहले तुला से क्या नापते हैं? वजन नापा जाता है। लेकिन कमानीदार तुला है तो इससे भी तुला से वैसे द्रव्यमान नापा जाता है, लेकिन जब कमानीदार आ जाती है तो इससे हम मापते हैं, इससे हम वेट mg, इससे हम भार नापते हैं। अब है कि निम्न में से कौन सी मूल राशि नहीं है? निम्न में से कौन सी मूल राशि है? तो देखिए संवेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। वेग व्युत्पन्न राशि है। समय मूल राशि है, बिल्कुल सही है, समय सही है। और बल ये भी व्युत्पन्न राशि है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 24, एक परमाणु की त्रिज्या होती है। देखो परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है परमाणु के नाभिक का आकार। लेकिन परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻−10 होता है, और परमाणु के नाभिक का होता है 10⁻−15। ठीक है, तो 10⁻−10 ये मीटर में होता है, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻−8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लगभग कितनी होती है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है कि इनमें से विमाहीन राशि नहीं है। देखिए अपेक्षित घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे वस्तु का घनत्व पट्टे घनत्व, यानी कि ये विमाहीन राशि है। कोणीय संवेग जो होता है mvr, इसकी कुछ न कुछ विमा आती है, और कोण की कोई विमा नहीं होती, विकृति की भी कोई विमा नहीं होती, इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे। अब चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26, नया चैप्टर चालू है, न्यूटन के गति के नियम एवं गुरुत्वाकर्षण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि न्यूटन का दूसरा नियम निम्न में से किसके संबंध स्थापित करता है? देखिए पहला नियम जो होता है वो होता है हमारा जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो देता है वो बल देता है, F=ma। तीसरा नियम जो देता है वो संवेग संरक्षण का नियम, और क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको देता है। तो सबसे पहले इसमें किसकी बात कर रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम में से किसे संबंधित स्थापित करता है? तो दूसरा नियम क्या होता है? उसके संवेग में परिवर्तन की दर और बल, इससे संबंधित है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा नियम है जिससे कि हम न्यूटन के तीनों नियम को ज्ञात कर सकते हैं, तो उसका आंसर होता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से शेष दोनों, प्रथम और तृतीय दोनों नियम ज्ञात किए जा सकते हैं। इसमें जो और एक और आता है कि संवेग संरक्षण कौन से नियम पर आधारित है? संवेग संरक्षण जो होता है वो किस पर आधारित है? अगर आपको पता हो तो बताना, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि संवेग संरक्षण जो होता है वो आपके द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इन दोनों पर आधारित होता है, द्वितीय और तृतीय। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमा करने वाले उपग्रह की गति। देखो पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण में है उसकी गति मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की तरह होगी, आंशिक रूप से गिरती हुई वस्तु की तरह, वायुयान की गति के समान। तो देखिए वायुयान की गति के समान ये तो हो ही नहीं सकता, उपयुक्त सभी प्रकार की गति से कोई संबंध
ये भी नहीं होगा। अब है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जहाँ ग्रेविटेशन लगता है, अब वहाँ पर उपग्रह की गति कैसे होगी, फ्री फॉल होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की तरह हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अब है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया। देखिए क्रिया प्रतिक्रिया जो होती है वो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसको याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि एक वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी गलत है। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ये हो सकता है। सदैव एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, ये भी गलत। बी सदैव भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ये भी सदैव हमेशा नहीं हो सकता, लेकिन भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब है कि न्यूटन निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, पाउंड होता है, डायन होता है, लेकिन जूल क्या का होता है, ये कार्य का होता है। ठीक है। एफपीएस में ये पाउंड होता है, और ये सीजीएस प्रणाली है, और ये एसआई, और इसी को एमकेएस पद्धति, यही सेम टू सेम न्यूटन होता है। उसमें इनमें से कौन सी दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। देखिए विद्युत बल दूरी पर कार्य करता है, क्योंकि ये विद्युत बल जो होता है एफ बराबर वो 1/r स्क्वायर होता है, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और चुंबकीय बल भी होता है 1/वायु सेवर्ट के नियम से देख सकते हैं वैसे भी। और गुरुत्वीय बल, और यहाँ पे जो चौथा बल है वो दूरी पर उसको लिख देते हैं कि कौन सा दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, तो वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल वो थोड़ा मिट गया है, उसको कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती है, तो ये अब केंद्रीय बल होता है, सीधी सी बात है। एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस वस्तु का त्वरण, देखिए ये हमारा वृत्तीय गति हो रही है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि वृत्तीय गति में क्या क्या नियत रहता है। सबसे पहले वृत्तीय गति में जो नियत रहता है, चाल नियत रहती है, लेकिन जो कोणीय वेग होता है उसका डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और जो वेग और त्वरण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसीलिए वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल द्वारा कृत कार्य शून्य होता है, क्योंकि कार्य क्या होता है, W = F × S cos थीटा, और cos 90 यानी कि 0। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि एक वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो वस्तु का त्वरण क्या होता है कि वस्तु का जो त्वरण होता है वो केंद्र की ओर लगता है, केंद्र की ओर। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर वहीं पर वेग पूछा जाता तो वो स्पर्श रेखा की परत होता है। ठीक है। अब है कि एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 30 न्यूटन के बल लगे रहे, उनके परिणामी न्यूटन में कितना होगा। देखिए एक ही दिशा में यानी कि थीटा की वैल्यू 180 है, ये कंफर्म है कि ये घट जाएंगे, 80 और 30 घट के 50 आ जाएंगे। वैसे भी निकाल सकते हो कि पी ए उसका प्लस पी उसका परिणाम जो निकालते हैं अंडररूट में P1 उसके प्लस P2 उसके। लेकिन जब हमको दिख रहा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन होता, एक इधर होता एक इधर होता, तो इन दोनों का जो होता वो जुड़ जाता, प्लस हो जाता, लेकिन एक ही दिशा में लग रहे हैं तो घट जाएंगे, ऐसे याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी सदिश राशि है। देखिए सदिश राशि कोणीय संवेग सदिश राशि है, शक्ति अदिश, दूरी अदिश, तापमान अदिश, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब है कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए अदिश राशि विद्युत भविष्य अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, शक्ति अदिश और त्वरण सदिश। तो इसमें ऑप्शन 2 सही होंगे, शक्ति और विद्युत विभव। यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो देखिए त्वरण है यानी कि F बराबर ma, द्रव्यमान कांस्टेंट है, उस पर क्या है, बल कार्य कर रहा है, तो इस पर बल कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। इसकी चाल घटती है ऐसा हमें पता नहीं चल रहा, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। इसकी चाल बढ़ती है, त्वरण कार्यरत है, इसका वेग ये हमें कन्फर्म है कि अगर त्वरण कार्यरत है तो इसका वेग चेंज होगा।
अब है कि इनमें से कौन सा समीकरण गलत है। v बराबर u प्लस ए टी होता है, बिल्कुल सही है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, यहाँ पर ए टी होना चाहिए। ठीक है, अब है कि तैरना न्यूटन के कौन से नियम की आधारित है। तो तैरना आप सभी जानते हो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर, क्रिया और प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। अगर हम अपने हाथों को नहीं चलाएंगे तो उसमें तैर नहीं सकते, तो न्यूटन के तीसरे नियम। अब है कि न्यूटन का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो संवेग में परिवर्तन और बल की माप का प्रदर्शित करता है। तो इसमें बल सी। अब है कि जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण। देखिए इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि जड़त्व, आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण क्या है, अल्फा। अब इनको रेखीय गति में, अगर आपको कोणीय त्वरण में याद नहीं होते, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं इनको रेखीय जो होते हैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि जड़त्व, आघूर्ण का संबंध होता है द्रव्यमान से और ये त्वरण तो त्वरण ही रहेगा। तो रेखीय गति में जो बल होता है वहीं कोणीय गति में वो बल आघूर्ण का काम करता है। तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण यानी कि बल आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब है कि जड़त्व आघूर्ण में से किसके कारक को निर्भर करता है। तो देखिए वस्तु के द्रव्यमान वितरण पर करता है, बिल्कुल सही है। गुणन अक्ष की स्थिति पे करता है, वस्तु के द्रव्यमान पे करता है। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर से ये रेडियस पे, द्रव्यमान पर और इन दोनों के स्थिति पर, और मतलब ये उपयुक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी। अब है कि जब हम पानी में खड़ी हुई नाव में कूदते हैं तो वो पीछे खिसकती है, देखिए हम उसमें आगे की ओर कूदेंगे तो वो किधर जाएगी, पीछे की तरफ। ये न्यूटन के तीसरे नियम से है। अब गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है, न्यूटन के तीसरे नियम का अनुसार है ये, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आंसर डी। अब है कि 44 किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है। किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड के पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो ऊंचाई, देखिए ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किसी मकान की छत से छोड़ा गया एक पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पहुँचता है और एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और प्रारंभिक जो वेग है वो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल शब्दों में इसका आंसर कितना आएगा 5 यानी कि 9.8 रखेंगे तो 4.9 आएगा, लेकिन जी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 5 आएगा। ओके, अब है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देखिए 1 न्यूटन 10⁵ बिल्कुल सही है। 1 ग्राम बल जो होता है m ग्राम का कितना होता है 10 की, अब डायन में है तो 1 ग्राम का मतलब 10 की पावर 3 और बल यानी कि 9.8, तो ये ही गलत है। एक ग्राम बल में ये गलत है। 1 एंगस्ट्रॉन 10 की पावर -10 होता है और 1 जूल 10 की पावर 7, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसलिए फास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हम सभी को ऑप्शन वाइज और वैसे कॉन्सेप्ट बेस बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन हमको 650 क्वेश्चन भी कवर करने हैं इसीलिए। अब है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, पृथ्वी केंद्र पर 0 होता है और एवरेस्ट की चोटी पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी का मान घटता जाता है और सरफेस पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे जी का मान घटेगा और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे भी घटता है। ठीक है, किसी वस्तु को पृथ्वी केंद्र पर ले जाने पर उसका भार 0 हो जाएगा, अभी डिस्कस किया है हमने। पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है तो वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा है और चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो पलायन वेग है वो बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पर जो गैसें होती हैं वो पलायन कर जाती हैं और वहाँ पर वायुमंडल नहीं रुक पाता। अब है कि ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता से